Hi dear students, friends and all. Happy Holi to all of you. खुदा करे कि आपकी लाइफ की जितनी भी बुराइयां हैं होली के साथ सारी दहन हो जाए। चलिए तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है, किससे रिलेटेड लग रहा है आपको ये चीज़? लाइफ ऑफ द अर्थ। किससे? लाइफ ऑफ द अर्थ। जिंदगी किसकी? अर्थ की। अर्थ पे जो चीज़ है उसकी लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेजिटेशंस एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। क्या है एनवायरनमेंट में, ठीक है। जैसे हमने अपनी बुक में 3-4 टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो रियलिम्स हैं, रियलिम्स, जैसे लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा आपने। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट करते हैं? एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब देखिए, लिथोस्फेयर में भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे भी लिविंग हैं, ठीक है, जी रहे हैं। हाइड्रोस्फेयर में भी रहते हैं, एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं। तो मतलब वो लाइफ क्या होगी उनकी? वो लाइफ क्या होगी उनकी? बायोस्फेयर। तो हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। आई होप नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हमने पीछे अपनी बुक में स्टडी करके आए। हम लिथोस्फेयर के बारे में, भाई अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ है, जनरली ये 100 किलोमीटर तक माना जाता है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। उसके बारे में हमने स्टडी किया कि यहाँ पे किस तरीके के जीव रहते हैं, क्या है वहाँ की स्ट्रक्चर कैसी है, वहाँ जो भी चीज़ अवेलेबल, हमने सबके बारे में स्टडी करी लिथोस्फेयर में। हाइड्रोस्फेयर में हमने ये देखा कि पानी के अंदर क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमने देखा कि कैसे वो इन्फ्लुएंस होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे उनका एरिया डिफाइन किया जाता है। और इन तीनों के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब जैविक, जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी कुछ हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम 1 बाय 1 टर्म समझते चलते हैं इसकी। देखिए, फर्स्ट में मैंने लिखा है बायोस्फीयर। क्या है बायोस्फीयर? लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में। और वो उसमें क्या क्या आ जाता है? देखो, क्या क्या कंसिस्ट करता है ये? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैंने क्या बोला? बायोटिक। ध्यान रखिएगा वर्ड। इन्फ्लुएंस बाय, और बायोस्फीयर इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है? कौन इसको इन्फ्लुएंस करता है? नेचुरल जो लैंडस्केप है, मतलब लैंड के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो देखिए कौन कौन सी है। जैसे लैंड इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके की ये अर्थ का जो पार्ट है, सरफेस होगा, जहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट्स वगैरह हैं। सॉइल, ठीक है, हर जगह की सॉइल अलग अलग होती है, हमने सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा था। वाटर, ठीक है, वाटर में जैसे कोई फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, सैलिनिटी वाटर होता है। तो मतलब इन सब के अंदर जैसे ज़्यादा सैलिनिटी होगी तो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स तो रह ही नहीं पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? किसको इन्फ्लुएंस करती है? बायोस्फीयर को इन्फ्लुएंस करती है कि लिविंग कंपोनेंट्स वहाँ पे किस टाइप के होंगे, ठीक है। जैसे बायोम्स वगैरह के बारे में स्टडी करी थी ना, करेंगे, सॉरी। तो देखिए आगे दूसरा कौन से एलिमेंट्स हैं? एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे। उसमें देखिए टेम्परेचर्स, रेनफॉल्स, सनलाइट, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे मॉइस्चर भी इन्फ्लुएंस करेगा कि यहाँ किस टाइप की प्लांट्स लगेंगे, जो वेजिटेशन है वो किस टाइप की होगी वहाँ पे, और उन वेजिटेशन पे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो उनके ऊपर क्या है डिपेंड करते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनके ऊपर डिपेंड करेंगे।
फिर बात करते हैं, आई होप ये चीज़ें टर्म समझ में आई होगी आपको। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या जो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है बायोस्फीयर को वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ग्रोथ, ठीक है, उनका बढ़ना, ठीक है, और उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और उनके इवोल्यूशन के लिए, मतलब जो विकास क्रम, इवोल्यूशन इज द सेंस जो विकास क्रम है ऑर्गेनिज्म का, उसको ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी। अब मतलब एक एनिमल है या वेजिटेशन मान लो कि वो फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, तो सडनली उसको अगर आप सैलिनिटी वाले वाटर में डाल दोगे तो वो क्या वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। वही चीज़ इसने बताई है कि ये चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो जैसे नेचुरल लैंडस्केप है तो वाटर की, हमने अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कोई फ्रेश वाटर में रह रहा है और हम उसे सैलिनिटी वाले वाटर में रख देते हैं, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसने जैसा एनवायरनमेंट था वहाँ का उसने उसको अडेप्ट कर लिया है। तो आगे एडेप्शन की भी प्रोसेस आएगी तो हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो किस चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए क्या इम्पोर्टेंट है मैम, influenced by biosphere, influenced by those components, okay, and these are important for the growth, development and evolution of the organism। आया समझ में? एक बार रिवाइज करके वापस पढ़ लेना तो सारी टर्म समझ में आ जाएगी। फिर बात करते हैं इकोलॉजी। क्या बोला मैंने, इकोलॉजी, ओइकोस वर्ड से बना है, कौन से वर्ड से, ओइकोस। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। मतलब क्या है, हाउस होल्ड। क्या मतलब है इसका, हाउस होल्ड। ओइकोस वर्ड से बना है, मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है, एंड ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस, ठीक है। जितने भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं हाउस से ही ले लीजिए, ठीक है, हाउस होल्ड मत लिखिए, हाउस से ले लीजिए एक बार, पहले इतना समझते हैं फिर हाउस होल्ड के बारे में समझेंगे। तो जैसे भी हाउस किसके, एनिमल के, प्लांट्स के, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो ओइकोस का मतलब क्या है, हाउस, किसके, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लॉजी, देखिए लॉजी बना है, लॉजी लिखा हुआ है, तो इस लॉजी का मतलब क्या होता है, चाहे कोई भी टर्म उसका मतलब होगा स्टडी या साइंस, ठीक है, या फिर साइंस स्टडी ऑफ दिस थिंग। अब आपको इससे मतलब पता चल रहा है कि ओइकोलॉजी से बना है इकोलॉजी, एंड द वर्ड इज फ्रॉम ए वर्ड जर्मनी। किसका वर्ड है ये, जर्मन का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये। तो मतलब इसका क्या हो गया कि स्टडी ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स, ठीक है, स्टडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। हम क्या कह सकते हैं और इसके बारे में कि इसका मतलब क्या होता है कि लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज ए हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोला मैंने, अबायोटिक एंड अबायोटिक, ध्यान रखिएगा, अबायोटिक एंड बायोटिक। बायो से आप समझते हो जैविक चीज़ें, ठीक है, जो कंपोजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे, बायोटिक में। तो मैम अबायोटिक में क्या आएंगे, तो देखिए अबायोटिक में क्या आएंगे, जैसे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, मतलब क्लाइमेट की जो भी चीज़ें हैं, और इनऑर्गेनिक क्या हो गया, कार्बनिक जो पदार्थ है ना, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वो जैसे इसके कैल्शियम, फेल्सपार वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें क्या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। तो वो चीज़ें किसको इन्फ्लुएंस करती है, बायोस्फीयर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब देखिए द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन किसके, अबायोटिक एंड
बायोटिक चीज़ों के अंदर, मतलब जो भी बायोटिक है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो वो बायोटिक चीज़ों से अपना क्या करेगा, इंटरेक्शन करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम किस पे, जैसे हर्बीवर्स हैं जो भी, तो उन हर्बीवर्स के लिए जैसे पेड़ पौधों को किसकी ज़रूरत होती है, एनवायरनमेंट बायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है कि नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर भी कैल्शियम वगैरह इनकी ज़रूरत होती कि नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। दूसरी आप ये भी बना सकते हो इसकी डेफिनेशन, द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइफ फॉर्म्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पता है आप लोगों को, पहले पढ़ के आ चुके हैं एटमॉस्फेयर में। लाइफ फॉर्म्स पता है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जितना भी जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी लेना देना होता है, वो सारा क्या होता है, इकोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। अब एक बंदा था जिसने सबसे पहले क्या दिया था, ये वर्ड दिया था। कौन था, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल कहाँ का थे वो, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और उन्होंने दिया क्या वर्ड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिख रहा होगा ना, ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी वर्ड दिया उन्होंने। ठीक है, किस टर्म में दिया, इकोलॉजी के, इकोलॉजी के टर्म में दिया। थे कौन, अर्नेस्ट हैकल। कौन थे, अर्नेस्ट हैकल। कब दिया था, और थे कौन, जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। 1869 में दिया था। जर्मन जूलॉजिस्ट थे और कब दिया था, 1869 में ये वर्ड उन्होंने दिया था। The first person who gives the ecology word, the term of ecology, who is that? That is Ernest Haeckel, the German zoologist, and he gave the word in 1869. कब दिया था, 1869 में दिया था। बस इसके अंदर इतना ही है कि डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। आई होप एकदम अच्छे से आपको इकोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इकोलॉजी सिस्टम क्या है। ठीक है, और अब देखिए, जो भी इकोलॉजी के अंदर, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं कि नहीं करते। तो पहले इकोलॉजी सिस्टम देख लेते हैं एक बार। पहले वो देखते हैं हैबिटेट। मैंने क्या कहा, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये लोग अपना क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो हैबिटेट क्या है, इकोलॉजिकल सेंस इज द टोटली द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट कंसिस्ट द जनरल एनवायरनमेंट। मतलब क्या होते हैं, हिंदी में अगर हम मतलब देखें तो क्या होता है इसका मतलब, निवास स्थल। ठीक है, अब मतलब एक तो होता है नीचे, इसके बारे में भी पढ़ा होगा आपने, है ना, जो 11th की जो बुक है उसके अंदर एक पूरा जीव नीचे, बायो नीचे के नाम से एक टॉपिक आता है, वो पढ़ा होगा। तो हैबिटेट का और इसका दोनों का मतलब क्या होता है, निवास स्थल। अब नीचे तो क्या हो जाता है, जैसे हम अपनी टर्म लेते हैं कि हम एक रूम में रहते हैं, तो पूरे टाइम एक रूम में तो नहीं रहते ना, पूरे टाइम नहीं रहते। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जाते हैं। तो मतलब जो भी खाना पीना या फिर जो भी सामान हमें लाना होगा मार्केट से, उसके लिए हम हैबिटेट में जाते हैं। मतलब जो वाइड है वो तो हैबिटेट है, और जो शॉर्ट टर्म में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, नीचे कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नीचे और उसके अंदर डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा अच्छे से, कि मतलब जितनी भी केमिकल और ये प्रोसेस होगी वो क्या होता है, इसके अंदर कितनी भी जैसे फिजिकल एंड केमिकल जितनी भी प्रोसेस होगी वो सब किस में होती है, हैबिटेट के अंदर होती है। अब बात करते हैं इकोलॉजी सिस्टम की। भाई इकोलॉजी से समझ में आया आपको। अब इकोलॉजी के अंदर क्या है कि जैसे एक आदमी है, उसने वो अपना किस पे डिपेंड करता है, एबायोटिक पे डिपेंड करता है। तो एबायोटिक से अपनी प्रोसेस कर रहा है, तो एबायोटिक भी अपन को क्या करना है, जैसे अपन इसका ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनको बनाने का काम भी तो कोई कर रहा है। वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये
कौन? अबायोटिक एंड बायोटिक, ये चीज़ समझिए। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, एक ऐसा सिस्टम जो क्या कंसिस्ट करता हो? अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक एक बार फिर से बता देती हूँ मैं क्या होते हैं, और अबायोटिक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किसके अंदर आएंगे? बायोटिक में। और अबायोटिक में क्या आएगा? क्लाइमेट की जितनी भी चीज़ें हैं। एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसे कंपोनेंट्स क्या हो गए? जैसे कंपोनेंट्स जैसे बात करें तो कैल्शियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, या और भी कोई चीज़ें जैसे क्या O2, H2O, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। आई बात समझ में? नाइट्रोजन, N2, जितनी भी चीज़ें हैं ये इनऑर्गेनिक थिंग्स हैं। अब इन दोनों को जो कंजिस्ट करता है वो सिस्टम क्या कहलाता है? इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। आई बात समझ में? अबायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स कंजिस्ट जिस सिस्टम के अंदर होती हैं, जो कंपोनेंट्स वहाँ होते हैं, मतलब इस चीज़ में ये क्या है? कंजिस्ट है दोनों, अबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। तो इनका एक सर्कल चलता रहता है, वो सर्कल क्या है? इकोलॉजी सिस्टम। और अलग अलग अब इकोलॉजिकल रीजन आएगा आगे, तो उसका मतलब क्या है कि इस रीजन के अंदर जो फिजिकल एनवायरनमेंट और लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही है, वो वहाँ का स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? इकोलॉजिक रीजन हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकोलॉजिक सिस्टम के बारे में। मेजर बात करेंगे कुछ ज़्यादा। एक है इकोलॉजिकल एडेप्शन, देख लेते हैं। इकोलॉजिकल एडेप्शन क्या होता है? वेरिंग रेंज इकोसिस्टम एग्जिस्ट विथ, अब देखिए जो इकोलॉजिक सिस्टम है ना, वो क्या करता है? वेरी रेंज, किसकी रेंज? इंसानों की, ठीक है। एग्जिस्ट करता है खुद के अंदर, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया हर जगह के स्पेशल क्या होते हैं? स्पेशलिटी होती है। जैसे हम बात करें कि मॉनसून विंड्स की बात करें तो वो एक स्पेशल एरिया में फ्लो करती हैं, ठीक है। अगर हम लू की बात करें स्पेशल एरिया में, चिनूक की बात करें स्पेशल एरिया में। अगर हम देखें कि जो लियोपार्ड्स वगैरह हैं, है ना, स्नो लियोपार्ड्स वगैरह हैं जो स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, तो वो सब क्या है कि वेरी रेंज करते हैं। कौन करते हैं? इकोसिस्टम करते हैं। तो इस रेंज में जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन बनती है किसकी? वेरियस प्लांट और एनिमल स्पीसीज की, ठीक है। किसकी? एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीसीज। मतलब ये जो स्पीशीज क्या करती है? वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेती है। एनवायरनमेंट को क्या कर लेती हैं? अडेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। द स्पेशल एनिमल्स एंड प्लांट्स species adapt the specific environment that is called ecological adaptation। ये ही क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस। क्या कहलाता है? इकोलॉजिक अडेप्टेशन। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं इस एरिया में, अगर हमें सडनली कहीं भेज दिया जाए दूसरी जगह पे, तो क्या हम वहाँ पे इतना ईजी से सर्वाइव कर पाएंगे? हमने क्या कर लिया है? हमने अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है, तो वो क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल अडेप्शन। मतलब स्पेशल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं? उनकी जो स्पीसीज होती हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेती हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इकोलॉजिकल अडेप्टेशन कहलाती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इस सिस्टम के टाइप्स देखते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम के टाइप देखते हैं। मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट
टेरेस्ट्रियल, क्या, टेरेस्ट्रियल टाइप्स, गलत हो गया, टेरेस्ट्रियल, एंड द सेकेंड वन इज एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब एक तो पानी वाले, ठीक है, इकोसिस्टम, और एक टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे हैं, ठीक है, जो कहाँ है, स्थल पे हैं। अब हम देखते हैं फर्दर टेरेस्ट्रियल के बारे में, पहले बात करते हैं। इसको फर्दर टाइप्स में बांटा गया है जिसे हम बोलते हैं बायोम्स। क्या, बायोम्स। अब मैम बायोम्स क्या है, देखिए तो बायोम्स क्या है। ए बायोम इज ए प्लांट एंड एनिमल्स कम्युनिटी, क्या, कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एक स्पेशल जगह पे रहने वाले ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहाँ की क्या है, बायोम्स हैं। क्या है, वहाँ के बायोम्स हैं कि ये क्या करते हैं, वहाँ के एक बड़ा लार्ज जियोग्राफिकल जो एरिया है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को क्या करते हैं, वहाँ पे कवर करते हैं, कि कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोम्स। मतलब एक ग्रुप जो बड़े सारे जियोग्राफिकल एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं, मतलब वहीं रहते हैं, वहीं के एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया हुआ है, वहाँ इकोलॉजिकल अपने अडेप्टेशन को, वहाँ पे फिनोमिना, वहाँ पे वो पहले से स्टेबलाइज्ड है। मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि कहीं भी हम रहने के लिए हमें पहले वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे अपन नहीं जाते, सडनली कहीं चले जाते हैं तो अपन की अपनी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, या फिर पानी सूट नहीं करता, ऐसे जनरली बोला जाता है ना, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। फिर क्या कहते हैं, द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स ऑन लैंड आर डिटरमाइंड मेनली बाय, किसके द्वारा इसकी बाउंड्रीज डिसाइड की जाती है, किसके द्वारा डिफाइन की जाती है, क्लाइमेट के द्वारा, ठीक है। कौन करता है डिफाइन बाउंड्रीज को, किसकी, बायोम्स की। जैसे फॉरेस्ट हो गया, एक्वाटिक बायोम्स हो गए, डेजर्ट बायोम्स हो गए, ये सारे कौन डिफाइन करता है, किसके बेस पे डिफाइन किया जाता है, क्लाइमेट के बेस पे डिफाइन किया जाता है। अब देखिए सडनली कहीं टेम्परेचर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, वो जैसे आते हैं वहाँ पे, तो जैसे अपन फिश की बात कर लेते हैं, वो क्या है, उसका बायोम्स क्या, एक्वाटिक बायोम्स है उसका। अब उसे अगर हम सरफेस पे लाके रख देते हैं, डेजर्ट में या फिर फॉरेस्ट में लाके रख देते हैं, दूसरे बायोम्स में लाके रख देते हैं, तो क्या वो वहाँ सर्वाइव कर पाएगी, नहीं, क्योंकि वहाँ उसको इफेक्ट कौन कर रहा है, इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है उसको, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो बायोम समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को। Therefore, a biomes can be defined as a total assemblage of plants and animal species interacting within specific condition. These includes, अब जैसे क्लाइमेट आया तो क्लाइमेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये तो पता ही है, रेनफॉल, टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, मॉइस्चर वगैरह, सारी चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस करेगी। इतना तक समझ में आया। अब बात करेंगे, और इसको फर्दर 5 टाइप्स में बांटा गया है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर पूरा समझाएंगे, देखें कितना लर्न हो सकता है अपन को, ठीक है। अब देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं, तो इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक मैरिन एंड एक फ्रेश वाटर। क्या, मैरिन एंड फ्रेश वाटर, इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में, फर्स्ट मैरिन and the second one is fresh water। अब देखिए मैरीन तो क्या हो गया, सी एरिया, ठीक है, सी एरिया के अंदर सैलिनिटी वगैरह रहेगी। और अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो जैसे लैक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्ट्रीम्स हो गए, ठीक है, लैक, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, ठीक है। आई बात समझ में। फ्रेश वाटर के अंदर क्या क्या आएंगे, इनके अंदर रहने वाले क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स,
क्या है यहाँ के, एक्वेटिक इकोसिस्टम है यहाँ का। एंड मैरीन में हो गया कि सिस्टम इंक्लूड्स द ओशन एंड एस्चुरीज एंड कोरल रीफ्स। क्या, एस्चुरीज, कोरल रीफ, कोरल रीफ जानते होंगे ना, मूंगा बोलते हैं जिसको, ओशंस। क्या करता है ये, है क्या ये, माइनर सी रिलीफ्स। जो हमने पीछे के वीडियोस में देखा हुआ है कि कोरल रीफ क्या होता है कि एक माउंटेन क्रिएट होता है सी के अंदर, और उसमें क्या होता है, ये एक कोरल नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, अपनी हाउस बना लेता है वहाँ पे, ठीक है, हाउस बना लेता है, वो उसके अंदर ही क्या होता है, मर जाता है। जब मर जाता है, किसके कारण मरता है, टेम्परेचर वगैरह इन्फ्लुएंस कर जाते हैं तो वो मर जाते हैं वहाँ पे। तो उनके स्केलेटन से वहाँ पे क्या होती है, एक रीफ क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है, एक दीवार से, राउंड राउंड दीवार से क्रिएट होती है, क्योंकि वो चारों तरफ बनते हैं माउंटेन के। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर, ताकि मेरा भी जो करेज है वो इंक्रीज़ हो, और मैं भी आप लोगों के लिए और मेहनत करूं, और आप लोगों के लिए भी क्लासेस बेनिफिशियल रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।